आइडियल आइज न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी एंकर ज्योत्सना कुमारी गुड़िया। हम पहुंचाते हैं आप तक सबसे पहले पक्की और सच्ची खबर। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। ये कैसा कहर तूने ढाया है, आह ये कैसा कहर तूने ढाया है, आह ये कैसा कहर तूने ढाया है। वो हुआ अपना साया जब आया नजर धूप में, अपना साया जब आया नजर धूप में, ओढ़नी प्यार की ओढ़ कर धूप में, उम्र भर मैं करूँगी सफर धूप में ओढ़नी। नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। आइडियलाइज न्यूज के विशेष कार्यक्रम रूबरू। जैसा कि आप सभी श्रोता दर्शक को पता है कि रूबरू में मैं किसी न किसी नामचीन साहित्यकार, कलाकार या पत्रकार को लेकर के आता हूं। इस सप्ताह मैं इसी कड़ी में नामचीन साहित्यकारा मंजुलता उपाध्याय जी को लेकर के आ रहा हूं। इनके विषय में मैं बता दूं कि जब मैं बचपन में पढ़ा करता था विद्यालय में, तो तब से ही मैं इन्हें कविता करते देखा करता था पूर्णिया शहर में। कई जगह मैंने इन्हें देखा, कला भवन से लेकर के कई मंचों पर इन्हें मैंने देखा। तो इनके विषय में मैं क्या परिचय दूंगा, खुद ये परिचय देंगे। लेकिन इनके विषय में मैं यही कहना चाहूँगा कि इन्होंने यह साबित कर दिया है कि हम भी किसी से कम तो नहीं, तूफान उठाकर मानेंगे। दुनिया को बदलने आए हैं, दुनिया को बदल कर मानेंगे। साहित्य के जरिए इन्होंने दुनिया को बदला है। चूँकि एक महिला को साहित्य में बने रहना कितना मुश्किल का काम होता है, यह बखूबी आप भी समझ सकते हैं। और अब तो ये बुजुर्ग हो चुकी हैं, लेकिन उस समय में टेंडर एज में इन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा होगा, संघर्ष करना पड़ा होगा। फिर भी इन्होंने साबित कर दिया कि नारी नहीं अबला, नारी नहीं कहानी, नारी के ही गोद में पलती है जिंदगानी। हर घर की लक्ष्मी है ये, सिंदूर बन के चमके, मौका पड़े तो चूड़ियां तलवार बन के खनके। इनके विषय में संक्षिप्त में मैं ये कहना चाहूँगा कि इन्हें छुप छुप कर लिखने की आदत सन 1984 ईस्वी से लग गई थी। फिर ये खुल करके लिखना शुरू की, और ये जब लिखना शुरू की तो 2015 में इनकी सबसे पहली कृति हथेली पर धूप, जो बुक यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि हथेली पर धूप, ये 2015 में आया। उसके बाद 2015 के बाद इनकी 2016 में इनकी कृति आई तू मुझ में धड़कता है। यह गजल संग्रह है, आप देख सकते हैं कि इसमें गजलें हैं। फिर 2016 के बाद इनकी पुस्तक आई 2019 में, मैं पेड़ हो गई हूँ। मैं पेड़ हो गई हूँ नाम से ही पता चलता है कि यह प्रकृति पर आधारित ये कृतियाँ रही होंगी, या कृति है, प्रकृति पर आधारित कृति है। इसमें कविताएं हैं, समझौते वहाँ चेहरा नहीं था, ये कविताएं का संग्रह है, कविताएं का संग्रह में। उसके बाद फिर ये 2020 में इनकी कृति आई छटांग भर हंसी। फिर 2021 में इनका आया तुम लेकर आए बहार। तो आज मेरा सौभाग्य है कि मैं रूबरू में साक्षात्कार करने बैठा हूँ इनके साथ, और बड़ी खुशी हो रही है कि मैं जिन्हें बचपन से देखता आ रहा हूँ, बचपन से सुनते आ रहा हूँ, जिनसे मैं प्रभावित हूँ, और आज मुझे मौका मिला है इनसे बातचीत करने का, तो मैं खुशनसीब हूँ। तो आइए सीधे मुखातिब करवाता हूँ मैं इनसे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम रूबरू में। धन्यवाद शशि। मैम, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं, फिर भी मैं चाहूँगा कि हमारे सुधी दर्शक को एक संक्षिप्त परिचय दिया जाए। मैं मंजुला उपाध्याय, मंजुल, गृहिणी हूँ। सबसे पहले ये मैं अपना परिचय यही देती हूँ कि मैं शुद्ध गृहिणी हूँ। घर का काम करते हुए जो खाली समय मिलता था उसमें मैंने लिखना शुरू किया। कैसे लिखा, कहाँ से लिखा, लेकिन थोड़ा सा याद है
कि जब पहली बार वो सद्दाम हुसैन ने युद्ध छेड़ा था, तब भी पूर्णिया के कुछ साहित्यकारों ने मिलकर एक टाइप किया हुआ पत्रिका, छोटी सी पत्रिका निकाल रहे थे उस वक्त। तो सबने कहा कि भाई युद्ध पर कुछ लिखना चाहिए। तो उसी वक्त से मैं लिखना तो पहले से ही शुरू कर दी थी, लेकिन प्रकाशित होने के लिए वो समय मैं कह सकती हूँ कि प्रकाशित मैं तभी से हो रही हूँ। और कई पत्रिकाओं में छपी हूँ, लोकल से लेकर के बाहर विदेशों तक छपी हूँ। मैम, उस समय में जो नुक्कड़ पत्रिका आता था, तो उसमें जो आपने लिखा है, तो मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शक से आप वो कविताएं शेयर करें। तो वो युद्ध पर आधारित ही एक गीत था या कविता, जो भी मैं लिखती वो मैं सस्वर ही पढ़ती हूँ। तो मुझे याद है कि मैंने ये लिखा था कि आह ये कैसा कहर तूने ढाया है, आह ये कैसा कहर तूने ढाया है, आह ये कैसा कहर तूने ढाया है। फली फूली धरा के पवित्र आंचल को, फली फूली धरा के पवित्र आंचल को, युद्ध मरुभूमि कुरुक्षेत्र बनाया है। आह ये कैसा कहर तूने ढाया है, आह ये कैसा कहर तूने ढाया है। वो युद्ध की खबरें आती थी उस समय टेलीविज़न पे, तो देख कर लगता था कि हाँ किस तरह का ये विनाश। अब तो मतलब अभी कई सालों से, 2 साल से या साल भर से ये युद्ध हम लोग लगातार देख रहे हैं। उस वक्त ये नया लगता था टेलीविज़न पे देखना कि किस तरह से वो आ रहा है, मिसाइलें आ रही हैं, किस तरह से बमबारी हो रही है, किस तरह से क्षति पहुंच रहा है इंसानों के लिए, धरती के लिए, रिश्तों के लिए। तो उस वक्त लिखा था, वो बहुत याद नहीं है, बहुत पहले का गीत है। मैं थोड़ा सा प्रश्न पे जाना चाहूँगा कि ये साहित्य की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और कैसे आप में आया और कैसे आपको लगा कि हमें साहित्य के ओर जाना चाहिए और लिखना चाहिए? प्रेरणा तो मुझे नहीं लगता है कि हाँ कहीं और से प्रेरणा मिला मुझे, ऐसा नहीं लगता है कि कहीं किसी को देखकर प्रेरणा मिली, या पता नहीं। मैं बचपन से ही अंतर्मुखी हूँ। मैं कुछ खास लोगों से मैं अपनी बातें कह पाती हूँ, तो घर परिवार में भी मैं कुछ नहीं कह पाती थी, अपना कुछ भी मन की बात किसी से भी शेयर नहीं, यहाँ तक कि पतिदेव से भी शेयर नहीं कर पाती थी। तो ऐसी कुछ बातें घर परिवार समाज की होती थी जो मुझे देख कर लगता था कि अच्छा नहीं लगता था। तो उन बातों को मैंने लिखना शुरू कर दिया। तो मैं यही नहीं कह पाती हूँ कि कहाँ से, तो ये कह सकती हूँ कि एक समय से प्रेरणा मुझे मिली। समय से प्रेरणा? हाँ, ये वक्त से प्रेरणा मिली, क्योंकि वक्त ही तो दिखाता है अच्छा बुरा। जो भी दिखाया मुझे या जो भी मुझे झेलना पड़ा, वो वक्त नहीं दिखाया। तो मुझे लगता है कि वक्त ने ही प्रेरणा दी कि अगर मैं कह नहीं पाती हूँ तो लिखूं। ये शायद लिखने से कुछ लोग समझ सके, जान सकें, तो वो मैंने लिखना शुरू किया था। मैम, शादी होने के बाद बहुत सारी महिलाओं को मैंने देखा जो टैलेंट उनके अंदर रहता है, वो टैलेंट अंदर ही मर जाता है। तो फिर ये आपके जीवन में कैसे संभव हो पाया? तो बचपन से मुझे रेडियो सुनने का बहुत शौक था जी। मैं गांव में पली बड़ी हूँ, जन्म गांव में, शुद्ध देहात में जन्म हुआ है, गांव में पली बड़ी हूँ। तो वहाँ घर घर में रेडियो होता था, मेरे पास भी रेडियो था। तो जब मैं उस वक्त लोकगीत सुनती थी तो लगता था कि वो अगर मुझे गाना होता तो मैं इससे बेहतर गाती। मैं गाती भी थी, रेडियो के साथ साथ मैं गाती थी। तो फिर शादी हुई, गांव में ही शादी हुई। फिर हस्बैंड का जॉब था पूर्णिया, तो यहाँ आना पड़ा। तो एक दिन मैंने इनसे कहा था कि अगर आकाशवाणी में कुछ होगा ऐसा तो मुझे आप ले चलेंगे, मैं गाऊंगी, आकाशवाणी में गाऊंगी जरूर। तो ये बोले जरूर। तो सौभाग्य से पूर्णिया आकाशवाणी FM का उद्घाटन हुआ, स्वर परीक्षा में गई, वहाँ पास हो गई। तो कुछ दिनों तक लोकगीत गाए। तब भी मैं कविताएं लिखती थी।
मैम, आपके जो लोकगीत थी, पहली लोकगीत जो आपने आकाशवाणी में गाया था, वो कौन से लोकगीत थे? मैं चाहूंगा कि हमारे सुधी दर्शक को आप एक लाइन दो लाइन सुना दो। एक झूमर था, जी। झूमर था जैसे गांव में शादियों में लोग गाते हैं, वो था कि एक बिया बोवल करैलिया हो लाल, फले फूले पसरे लाडड़िया हो लाल, फले फूले पसरेला। ऐसा करके था। ऐसा करके तो था, जी। मैं लिखती हूँ वो अगर आप चाहेंगे तो कभी मैं आपको वो गाने दे सकती हूँ, मेरे पास है, जी। लिखित में है। मैम, आप लिखते लिखते इस मुकाम पे पहुंच गए कि आपको सम्मान मिलने लगा और कई सम्मान से आप सम्मानित हो चुकी हैं। तो पहली बार जब आपको सम्मान मिला था तो वो कौन सा सम्मान था और कैसा महसूस कर रहे थे मंच पर जब आप सम्मान लेने के लिए जा रहे थे? ऐसा हुआ कि कादम्बिनी पत्रिका राष्ट्रीय पत्रिका है, जी। तो उस वक्त उनके संपादक जो थे राजेंद्र जी, तो उनका फोन आया था। मेरी रचनाएं जहाँ तहाँ छपने लगी थी, तो उनका फोन आया था। चिट्ठी पहले तो चिट्ठियाँ आती थी जी। कि आप पूर्णिया शहर में हैं और आप साहित्य के क्षेत्र में काम कर रही हैं, तो एक कादम्बिनी क्लब नाम से हमारा साहित्यिक संस्था है, तो उसके तहत आप साहित्यिक कार्यक्रम को अंजाम दे सकती हैं। आप अध्यक्ष बन जाइए और इसके तहत काम करिए। तो वो मैं बनी, मैंने हाँ कहा और तब से साहित्य कार्यक्रम, जो साहित्यिक कार्यक्रम होते थे पूर्णिया के, तो वो मैं करने लगी। तो उसके बाद फिर डाल्टेनगंज से वहाँ की डॉक्टर लक्ष्मी जी थी, पता नहीं है या नहीं है, तो वहाँ से मुझे आमंत्रण आया और पहली बार, लोकल तो बहुत सारा मिल चुका था, पहली बार वो कादम्बिनी क्लब का सम्मान मुझे डाल्टेनगंज में मिला था। तो हाँ, वहाँ के वो मंत्री थे, क्या इंदिवर, कोई पंजाबी थे, उनके हाथों से मिला था। तो कैसा महसूस कर रहे थे उस समय? तो नहीं पता था कि इतना भी हो सकता है एक गृहिणी के साथ। और एक बात मैं कहना उस वक्त भूल गई थी, मैंने शादी के बाद कैसे, तो हस्बैंड ने बहुत साथ दिया। वो हर जगह मुझे लेकर के जाते हैं, अभी तक जाते हैं और शुरू से जाने लगे। मुझे कहने लगे कि आप लिखिए, भेजना मेरा काम है, ये कहते थे। आप लिख कर दे, पोस्ट ऑफिस में चूंकि वो काम करते थे, तो आप लिखिए, भेजना मेरा काम है। और वो पता वता लिख करके भेज दिया करते थे। पत्रिकाएं आती थी तो लेकर आते थे, छपता था तो खुश होकर के पढ़ते थे, बताते थे, तो वो खुश होते थे बहुत ज्यादा। तो उन्होंने साथ दिया, इसमें बहुत साथ दिया, यानी सहयोग मिला। हाँ, बहुत साथ दिया। बच्चे मेरे, मैं काम करती रही, खाना बनाती रही, कुछ मन में आ गया तो बच्चों को कहती थी, बेटा या बेटी जब रहती थी सामने, तो बेटा ये शब्द थोड़ा सा, ये लाइन नोट कर दो, मैं बाद में लिख लूंगी। तो वो लोग ऐसा करते थे, मुझे एकदम आराम से कहते थे, माँ आप लिखिए। वो लोग खुश होते थे कि माँ लिखती हैं। यानी शुरू वाले दिनों में परिवार का सहयोग नहीं मिला, लेकिन बाद वाले दिनों में पूरा सहयोग मिला। सिर्फ परिवार बोल करके बहुत सारे लोग तो नहीं, बस 3 बच्चे और हम। सास ससुर गांव में ही थे, माँ बाबूजी गांव में ही थे। अब पूर्णिया हम बस 5 लोग रहते थे, तो ये लोग 5 लोग बहुत 4 लोग बहुत सहयोग किए आगे बढ़ने में और इतना दूर तक जाने में। तो पुरस्कार लेने के समय में जब आप चल रही थी, मेरा प्रश्न अधूरा रह गया था, तो उस समय में क्या एक डर सा महसूस हो रहा था, खुशी महसूस हो रही थी? चूंकि उस समय में आप बहुत टेंडर एज में रही होंगी, उस समय में तो आपको कैसा महसूस हो रहा था? कुछ अजीब सा नहीं लगा कि मिलना चाहिए था मुझे। मिलना चाहिए था, यानी अजीब सा नहीं लगा। और डर की बात तो मेरे अंदर कभी रही ही नहीं। कहीं मंच पे जाऊं या किसी आदमी कहीं भी बोलने से या खड़े होने से मैं कांपी नहीं हूँ कभी भी। मुझे, क्योंकि आपको एक बात और बताऊं, इस इंटरव्यू के दौरान मेरा एक छोटा भाई है, मैं 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी हूँ, सभी मुझसे छोटे हैं। एक छोटा भाई है, अभी लखनऊ में बड़ा ऑफिसर है, नाम है सुनील। तो जब मैं पूर्णिया के मंचों पे जाती थी तो उसने एक दिन कहा कि जब भी माइक पे खड़ा होना तो सोचना
कि मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, और ये जितने सारे लोग हैं मुझे सुनने आए हैं, तो मुझे बोलना है, मुझे पढ़ना है, बस ये सोच करके खड़ी होना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ये भी आपको एक प्रेरणा देने हाँ, का काम हाँ, भाई भाई भी आपको हाँ, प्रेरणा हाँ, दिए। भाई अभी तक मैं अभी तक कोई भी बात साहित्यिक कोई भी चर्चा होती है भाई से बात करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत सारा प्रेरणा। अभी कई कविताओं में एक दिन सोचिए कि उसने कहा कि ये गरुड़ की एक कथा जो कि सब लोग जानते हैं, शायद मुझे नहीं पता था, मैं उतना दूर तक नहीं जानती थी। उसने कहा कि तुम्हें पता है गरुड़ पक्षी क्या करता है? गरुड़ पक्षी जो है वो बहुत उम्र तक वो लोग जिंदा रहते हैं, लेकिन जब बूढ़े हो जाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे ऊंची पहाड़ी पर जा करके अपने पंखों को पटक पटक करके वो ताज़ा करते हैं, वो चोट जो होती है उनकी उसे पटक पटक करके पता नहीं उसको चोट पहुंचा करके उसको नया करते हैं। मुझे ये बात ऐसे लगे कि मैं क्या बताऊं, तो वहाँ मैंने एक कविता वहाँ लिख दिया कि सच है कि जीवन जीने के लिए इंसान को खुद को कभी न कभी तकलीफ देनी पड़ती है, सही हो से जीने के लिए तकलीफ देनी पड़ती है। तो फिर वो फेसबुक पर मैंने उस कविता को डाला था, उसने पढ़ा और कमेंट में लिखा, मैंने तुझे एक कथा सुनाई, तूने कविता लिख दी। कविता लिख दी प्रेरणा देने का वो काम कर रहे थे। तो ये बता रही थी साहित्य सम्मान जो इन्हें मिला है, बहुत सारा सम्मान मिला है, मैं उतना आपको दिखा भी नहीं सकता, लेकिन कुछ दिखा रहा हूँ कि ये है सुसंभव्य है। ये कहाँ से मिला? मैं भागलपुर से, ये भागलपुर से इन्हें मिला है सम्मान। फिर जो है तरुणोदय सांस्कृतिक विकास परिषद खगा मीरगंज के द्वारा मिला है। फिर सम्मान पत्र मिला है इन्हें हिंदी भाषा साहित्य परिषद खगड़िया बिहार से, हिंदी भाषा साहित्य परिषद खगड़िया, विश्व हिंदी रचनाकार मंच से सम्मान पत्र मिला है इन्हें। इसके अलावा कई है, और ये सर्टिफिकेट आप देख रहे हैं कि गांधी स्मृति एवं दर्शन स्मृति जी। इसके अलावा विश्व हिंदी रचनाकार मंच है। फिर कवि आमोद समाज सेवा संस्थान के द्वारा मिला है। इसके अलावा इन्हें तारा राम सेवक फाउंडेशन के द्वारा मिला है। कई है, अब दिखाता रहूँगा तो समय बहुत सारा लग जाएगा, और मैं चाहूँगा कि यहीं पे ये सम्मान को मैं स्टॉप करूँगा। और सही मायने में पूछें तो आज मैं गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ इनसे बातचीत करने में। मैम, मैं चाहूँगा कि एक सुंदर सी कविता है जो आपको अच्छा लगता है वो हमारे सूर्य दर्शक को सुना दें। कविताएं तो कई हैं, जैसे कि अपने बच्चे प्रिय होते हैं उसी तरह रचनाकार के उनके सभी रचना प्रिय होती हैं, लेकिन कुछ सस्वर मैं सोचती हूँ कि पढ़ करके तो सुना दूँ कि ओढ़नी प्यार की, ओढ़नी प्यार की, ओढ़ कर धूप में, ओढ़नी प्यार की, ओढ़ कर धूप में, उम्र भर मैं करूँगी सफर धूप में, उम्र भर मैं करूँगी सफर धूप में, ओढ़नी प्यार की, ओढ़ कर धूप में, ओढ़नी प्यार की, ओढ़ कर धूप में, उम्र भर मैं करूँगी सफर धूप में, ओढ़नी प्यार की। और शेर है इसका, एहसास भी तब हुआ, तब हुआ, तब हुआ, तब हुआ, तब हुआ, अपने होने का एहसास भी तब हुआ, अपना साया जब आया नजर धूप में, अपना साया जब आया नजर धूप में, ओढ़नी प्यार की,
ओढ़ कर धूप में, उम्र भर मैं करूंगी सफर धूप में, ओढ़नी प्यार की। आखिरी एक शेर और सुना दूं जो मुझे बहुत प्यारा है कि जिंदगी कैसे गुजरेगी है मंजुला। इसके पहले ये एक और शेर है कि प्यार के छाँव में तुमको राहत मैं दूं, प्यार की छाँव में तुमको राहत, तुमको राहत, प्यार की छाँव में तुमको राहत मैं दूं, और जलती रहूं उम्र भर धूप में, और जलती रहूं उम्र भर धूप में, प्यार की छाँव में तुमको राहत मैं दूं। और आखिरी है, ऐसे कई इसमें शेर हैं लेकिन आखिरी मैं पढ़ देती हूँ कि जिंदगी कैसे गुजरेगी है मंजुला, 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 जिंदगी कैसे गुजरेगी है मंजुला, उसका साए में घर, मेरा घर धूप में, जिंदगी कैसे गुजरेगी है मंजुला। धन्यवाद। मैम, क्या कृषक वर्ग के लिए कोई कविता आपने लिखा है? कृषक या आम जन के लिए? आम जन के लिए ही तो लिखा है जी। आम जन के लिए ही लिखा है, लेकिन ये बोल करके कि हाँ कृषक के लिए है, अभी तो ये मुझे याद नहीं आ रहा है, वो हो सकता है, लेकिन मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको। देखिए, किसी के हाथ में थी झाड़ू, कोई लिए खड़ा था दिया सलाई, किसी के हाथ में थी झाड़ू, कोई लिए खड़ा था दिया सलाई, झड़कर गिरी पत्तियां, झड़कर गिरी पत्तियां, जल्दी मरती नहीं साहब, झड़कर गिरी पत्तियां, जल्दी मरती नहीं साहब, बस दिखती है वैसी, बस दिखती है वैसी, और जिंदा जलने की पीड़ा को महसूस करो, जिंदा जलने की पीड़ा को महसूस करो, इतनी जल्दी में क्यों हो निशान मिटाने की, इतनी जल्दी में क्यों हो निशान मिटाने की। मैम, बहुत सारी बातचीत करने को है, लेकिन आपसे एक सीधा और तीखा सवाल, थोड़ी सी तीखा सवाल, कि आज के डेट में सभी अपने बेटे को, बेटियां को डॉक्टर, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, लेकिन एक साहित्यकार बनने से रोकते हैं, कलाकार बनने से रोकते हैं, पत्रकार बनने से रोकते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है, क्यों रोकते हैं वो? ऐसे गार्जियन के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? डॉक्टर, इंजीनियर एकदम सही सा, एकदम देखा हुआ, भोगा हुआ और एकदम कड़वा सच है कि पैसा पैसा पैसा। जी। यहाँ जो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, उनको पैसा है, पैसा कमाना है तो पैसा चाहिए। साहित्य से क्या मिलता है? एक तो स्वयं को सुख मिलता है और परिवार वालों की बातें सुनने को मिलती हैं, तो कौन कहे। और पत्रकारिता में भी अभी बहुत सारा जोखम है, जान के जोखम है, बहुत सारी बातें। इसलिए लोग, माँ बाप सोचते हैं कि चलो पैसा कमाना है तो कुछ ऐसा बनो कि पैसा आए और पैसा आए, यही। और साहित्यकार नहीं भी, आप कोई चाहेगा कि नहीं भी बने मेरे बच्चे, तो जिनके अंदर ये गुण होगा वो बन ही जाएंगे। वो पढ़ कर के नहीं कोई बनता, वो मन से ही बन जाता है। जैसे कि मेरी बेटी है, ये बेटों को तो मैं नहीं जानती कि उनके अंदर क्या है, लेकिन मेरी बेटी है वंदना, जिसे मैं प्यार से रानो कहती हूँ, वो देखिए वो लिखने लगी, अपने आप लिखने लगी। और ये जो पुस्तक आप दिखा रही हैं आपके बेटे की कृतियां हैं, हाँ। क्या नाम है पुस्तक का? कितना कुछ बाकी है, कविता संग्रह है उसका। कविता संग्रह है उनका। और बहुत अच्छा लिखती है,
छोटी छोटी कविताएं लिखती है, बहुत अच्छा लिखती है। जबकि आपने इनको प्रेरणा नहीं दिया कि कुछ तुम्हें नहीं, साहित्यकार कुछ बनना है। नहीं। मैंने तो खैर सब कुछ जानते हुए भी कि बच्चियों की शादी जल्दी नहीं करनी चाहिए, ये वो, मैंने कर दी शादी उसकी जल्दी। जी। दोनों बेटे मेरे बड़े हैं, लेकिन मैंने बेटी की शादी पहले कर दी तो वो तो घर गृहस्थी में लग गई। लेकिन पता नहीं उसके अंदर कुछ ऐसा होगा ही कि मेरी तरह उसके अंदर भी कुछ होगा, घर गृहस्थी में लगी रही और फिर लिखना भी शुरू कर दिया। तो बनाने से कोई साहित्यकार नहीं बनेगा, बनाने से डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं, साहित्यकार कोई नहीं बन सकता। साहित्यकार कोई नहीं बन सकता। ये अपने अंदर की बात होती है। अच्छा, ये हुनर तो खुद ब खुद आ जाएगा। हाँ, लेकिन जो जिद पे अड़ा है कि हमें इसी क्षेत्र में खड़ा रहना है, तो जो इस क्षेत्र में खड़ा रहना चाहता है, गार्जियन नहीं चाह रहे कि नहीं तुम्हें नहीं जाना है, तो उससे गार्जियन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं तो जो भी बच्चे काम करना, मन से काम करना चाहते हो, उनको करने देना चाहिए, क्योंकि उसी क्षेत्र में वो बेहतर कर सकते हैं। उसी क्षेत्र में बेहतर कर सकते हैं। मन मार कर कोई काम अच्छा नहीं होता। जो बच्चे जो बनना चाहते हैं उनको माँ बाप को बनने देना चाहिए, बिल्कुल बनने देना चाहिए। ये बहुत ही कड़वा सच का जवाब ये दे रही थी मैम। और भी बातें करने को इच्छा है, लेकिन समय अभाव, चूंकि समय कम रहता है, तो चलते चलते मैं चाहूँगा कि एक कविता है हमारे सूर्य दर्शक को आप सुना दे, जो आपको अच्छा लगता हो। टांग भर हंसी, इस संग्रह से एक कविता आपको सुनाना चाहती हूँ कि अब वैसे तो आप समझ जाएंगे कि है किस के लिए लिखी गई है, लेकिन मैं बता दूं कि बूढ़े हो जाते हैं माँ बाप, बच्चों के साथ रहना शुरू कर देते हैं, तो बच्चे किन परिस्थितियों में माँ बाप से इस तरह से बातें करते हैं, आप सुनकर अंदाजा लगाइए। शीर्षक है बैठे ही है ना, बैठना नहीं, बैठना ही है ना जी। बैठे रहते हो तो यहाँ भी बैठना ही है ना, बैठे रहते हो तो यहाँ भी बैठना ही है ना, फिर बैठो यहाँ थोड़ी मदद भी हो जाएगी, फिर बैठो यहाँ थोड़ी मदद भी हो जाएगी। ध्यान रखना, अब बैठे हो तो इधर उधर नजर मत फेरना, अब बैठे हो तो इधर उधर नजर मत फेरना, देखना कहीं यह गिर न जाए, देखना कहीं यह गिर न जाए, कुछ भी उठाकर खा न ले, सुसु करके लीपने न लगे, कहने भर से मूल से प्यारा शुद्ध नहीं हो जाता, कहने भर से मूल से प्यारा शुद्ध नहीं हो जाता, करना पड़ता है इनके लिए कुछ समझे, करना पड़ता है इनके लिए कुछ समझे। पहना तो पिता कहता है कि पहना दो ना वो जो पहनाते हो, लीपने का डर नहीं रहेगा, और मुझसे कहाँ संभलता है, गोद में रहता भी तो नहीं, गोद में रहता भी तो नहीं, मुझसे कहाँ संभलता है, गोद में रहता भी तो नहीं। पप्पा पप्पा समझा करो, पहले की बात और थी, अब खर्चे बढ़ गए हैं, कहाँ से लाए गए। पप्पा समझा करो, पहले की बात और थी, अब खर्चे बढ़ गए हैं, कहाँ से लाए हगिस डायपर। कहने की बात ये है कि बाप को ये जताया जा रहा है कि जब से आप आए हो तो खर्चे बढ़ गए हैं, तो मैं बच्चे के लिए नैपी कहाँ से खरीदूं, इसलिए तुम संभालो, तुम संभालो। तो ये मानसिकता हो गई है बच्चों की। बहुत ही मार्मिक कविता थी इनकी। ये दर्शा रही थी कि आज के युग में जो बेटा करता है अपने पिता के साथ, यानी बेटा एक नौकर से बदतर हालात बना देता है पिता को। जब पिता का नौकर से बदतर हालात बना देता है तो उन पे सटीक बैठती है यह कविता है। आगे मैम दूसरी कविता है, एक और छोटी सी कविता है अकेली स्त्री के लिए। देखिए, शीर्षक है जख्म, शीर्षक है जख्म। ईश्वर तुम्हें देनी चाहिए स्त्री को पीछे भी दो आंखें, ईश्वर तुम्हें देनी चाहिए स्त्री को पीछे भी दो आंखें, ना पीठ दिखती है ना मवाद, ना पीठ दिखती है ना मवाद, बोलो
कैसे करूं इस जख्म का इलाज, बोलो कैसे करूं इस जख्म का इलाज। कोई नहीं है, कौन देखेगा उसको पीठ में घाव हुआ है, क्या हुआ है, या कुछ भी ऐसा। आप किसी भी तरह से इस कविता को सोच सकते हैं कि एक अकेली स्त्री के लिए कितना कठिन होता है उसके अपने जख्मों के साथ जीना। और एक कविता ऐसी कड़ी में मुझे लगता है कि मैं सुना दूं। कविता लिखना तो आसान नहीं है, कितना कुछ सुनना पड़ता है कभी कभी। ऐसा है शशि जी, और मेरा कोई काम हो या नहीं हो, लेकिन मैं इनको नहीं छोड़ सकती। मुझे लगता है कि ये मुझे नहीं छोड़े हुए हैं। नहीं तो सच है, ये सच है, मेरी औकात नहीं थी कि दुनिया में मेरा नाम हो, शोहरत हो, पैसा हो और एक पहचान हो। मेरी औकात नहीं थी, बस सब इन्हीं का देन है। ये बाबा की सेवा करती हूँ, यही देते हैं मुझे बहुत सारा प्रेरणा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुझे मिली हैं इनके पास बैठ करके जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। तो ना मेरे साथ